साथियों नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग एक बार फिर आपसे संबोधित हूँ। हमारी ये जो व्याख्यान माला चल रही है, इस व्याख्यान माला में आज हम आरएस प्रीलिम के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लागू होता है, चौथा विषय ले रहे हैं भूगोल। और भूगोल में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही हम शामिल करेंगे। जैसा कि मेरा कहना है कि ये जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, इसका नाम हमने फिनिशिंग टच दिया है। फिनिशिंग टच इसलिए कि एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपने साल भर पढ़ाई भी की होगी, कोचिंग भी की होगी, पूरा अध्ययन कर लिया होगा, और अब जब परीक्षा पास में है आप रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन से भी आगे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिसको फिनिशिंग टच कहते हैं, ऐसे कुछ बहुत सेलेक्टेड चयनित चुनिंदा पॉइंट्स को ही एक दफे फिर याद करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम संपूर्ण कोर्स भी नहीं, उसका रिवीजन भी नहीं, उस रिवीजन में भी बहुत सेलेक्टेड चयनित पॉइंट्स पे इन लेक्चर्स में, इस लेक्चर्स की सीरीज में उन सेलेक्टेड पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। और इसलिए हम डिटेल में नहीं जाके बहुत सेलेक्टेड चीजें जो प्राय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो एग्जाम होते हैं उस पर पूछे जाते हैं उनको लेंगे, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न तो इसमें आने नहीं है, इसलिए आपको डिटेल तो लिखना नहीं है। पॉइंट्स वाले जो मुद्दे हैं, वो भी फिनिशिंग टच वाले, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आइए हम भूगोल को प्रारंभ करते हैं। और भूगोल का हम दो भाग लेंगे। पहले हम अभी भारत का भूगोल लेते हैं और उसके बाद हम विश्व का भूगोल लेंगे। तो देखिए, भारत के भूगोल की जब बात करते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे बड़ा इस सेंस में कि विश्व के कुल क्षेत्र का 2.42% क्षेत्र भारत कवर करता है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला इस सेंस में कह रहे हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% पॉपुलेशन वाला यह देश है। देश के सबसे दक्षिणी जो छोर है, सबसे दक्षिणी जो छोर है, उसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और देश का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल कहलाता है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और भारत की कुल भूमि की सीमा 15,200 किलोमीटर है। और ये बेसिक बातें हैं भारत के बारे में। भारत के पड़ोसी देश जो हैं, उत्तर पश्चिम में जाएं तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जो रेखा है उसको कहते हैं डूरंड रेखा। भारत के उत्तर में चले तो भारत चीन की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा और जॉनसन रेखा। और इसी तरह से भारत के पूर्व में चलें तो बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है। और दक्षिण में चलें तो श्रीलंका है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की जो खाड़ी है द्वारा ये अलग किया गया क्षेत्र है दक्षिण का। फिर बताएं कि उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, हमारे उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल भी लगता है, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश लगता है, और दक्षिण में श्रीलंका लगता है। तो कुछ पॉइंट्स और परीक्षा के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो बताएं कि भारतीय मानक समय रेखा जो है, टाइम की जो स्टैंडर्ड रेखा जिससे काउंट की जाती है, यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। और भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताएं कि क्षेत्रफल के अनुसार
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और देश का सबसे ऊंचा स्थान गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहते हैं वो देश का भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। इसके बाद हम कुछ भौतिक और भौगोलिक विशेषताएं भारत की बतलाएं तो उसमें देखिए कि भारत को भौतिक विशेषताओं के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन से हैं? हिमालयन पर्वत है, फिर उत्तरी मैदानी प्रदेश है, फिर दक्कन पठार या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, फिर भारतीय रेगिस्तान है, फिर तटीय मैदान है और फिर द्वीप समूह है, आइलैंड जिसको कहते हैं। हिमालयन पर्वत की बात करें हम तो हिमालयन पर्वत करीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे नई वलित पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर और दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक हिमालयन पर्वत क्षेत्र को माना जाता है। इसके बाद हम कुछ और श्रेणियों की चर्चा करें। श्रेणी जो है एक है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है वो भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है और सबसे लंबी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी का दूसरा नाम है कृष्णगिरी श्रेणी और सबसे ऊंची चोटी इस काराकोरम श्रेणी में है गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है 8,611 मीटर। एक दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोशी 7788 मीटर की। एक श्रेणी और है इस हिमालयन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उनकी श्रेणियां बता रहा हूं मैं, काराकोरम और लद्दाख। और तीसरी एक श्रेणी है जास्कर श्रेणी। ये सबसे ऊंची चोटी इस श्रेणी में कामेट नामक स्थान पर है और यह ट्रांस हिमालयन की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। एक श्रेणी और है हिमालयन क्षेत्र में उसको कहते हैं कैलाश श्रेणी। ये भी लद्दाख श्रेणी की शाखा है और इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है वो कैलाश पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 6,714 मीटर। उसके बाद हम कुछ और आगे जंप करते हैं कि हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर की श्रृंखला है मध्य लघु या हिमालय, हिमाचल की हिमालय ये श्रृंखला है। और तीसरी श्रृंखला है शिवालिका। अच्छा, हिमालय की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी है जो नेपाल देश में है, उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। एक ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो भारत देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में और सेकंड नंबर पे कंचनजंगा है भारत में। और भी कई श्रेणी हैं, चोटियां हैं, धौलगिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कमेट है, गुर्दा मांधाता है। हम बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं करेंगे। शिवालिक मैंने नाम दिया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक तीसरी श्रृंखला का नाम है शिवालिक। इसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में स्थित है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम हैं जम्मू की पहाड़ियां हैं, जम्मू पहाड़ियां जम्मू में हैं और चूड़िया घाट पहाड़ियां हैं नेपाल में हैं और भी कुछ पहाड़ियां हैं उनकी चर्चा फिलहाल हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करें कुछ और प्रमुख चोटियों की। जैसे नेपाल हिमालय जो है उसकी प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है।
गोसाई थाने धौलागिरी है। और कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में जो चोटियां हैं वो है नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। और इसी तरह से पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में जो प्रमुख झीलें हैं वो है मूलर झील है, डल झील है। इस तरह के कुछ चीजें हैं। और डिटेल में नहीं जाकर अब हम आते हैं हिमालय के महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं। दर्रे एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हैं और एक अन्य दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों में बात करें तो एक है बनिहाल पास। बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में स्थित है और यहाँ की जवाहर टनल है जो एक बड़ी मशहूर जगह है। हिमालय के इसके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रों में जोजिला दर्रा भी आता है जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। और भी दर्रे हैं इसमें, थुंगला है, अघिल पास है, खारदुंगला है। हम उनकी चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे जो अन्य दर्रे हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, जैसे शिपकीला, सिक्किम में है नाथूला, और मणिपुर में है तुजू दर्रा, और भी कुछ अन्य दर्रा हैं। देखिए हिमालय का महत्व भारत के लिए इसलिए है कि यह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है, भारत की रक्षा करता है और पाकिस्तान और चीन के साथ इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता है इस हिमालय के कारण। और हिल स्टेशन और धार्मिक स्थल जो हैं वो पर्यटन के लिए बड़े अच्छे क्षेत्र हैं इस एरिया में, जैसे शिमला है, कसोल है, रानीखेत है। और इसी तरह से ये सिंधु और गंगा आदि विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल भी है, इसलिए हिमालय का भारत के लिए बड़ा महत्व है। हमने भौगोलिक क्षेत्र में बात की थी कि हिमालयन पर्वत के बाद एक दूसरा भौगोलिक प्रभाग है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। उत्तरी मैदानी क्षेत्र की जब बात चलती है तो ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट इसके द्वारा इसको अलग किया जाता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के ये उससे उत्पन्न जो मैदान है उस मैदान इस उत्तरी मैदानी क्षेत्र में आते हैं और दक्षिण पश्चिम में थार रेगिस्तान फिर आ जाता है। तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है उसमें राजस्थान के मैदान हैं, पंजाब के मैदान हैं, गंगा के मैदान हैं, ब्रह्मपुत्र असम के मैदान हैं। ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इसके बाद हम बात करें कि जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो मैदान हैं वो अरावली के पश्चिम में थार रेगिस्तान कहलाते हैं और इसमें गनीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की कुछ चट्टानें हैं और पूरी भागी चट्टानी है, जबकि राजस्थान के मैदान का पश्चिमी भाग में रेत के टीले हैं। इसी तरह से पंजाब के मैदान हैं, इसी तरह से गंगा का मैदान है और गंगा के मैदान की अगर बात करें तो पश्चिम में यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश की पश्चिम सीमाओं तक इसका फैलाव है। अच्छा, गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान में नदियां जो हैं वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं और इससे अक्सर ये बाढ़ यहाँ खूब आती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम के मैदान हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे बसे हुए हैं। अच्छा, मैदानों का महत्व इसलिए है कि देश के कुल क्षेत्रफल का करीबन 1/4 हिस्सा जो है वो मैदान है और देश की कुल जनसंख्या के 40% से ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण जो होता है वो मैदानों से होता है। और सड़क और रेलवे का बड़ा व्यापक यहाँ नेटवर्क है और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र जो हैं तीर्थ यात्रा वाले, हरिद्वार, अमृतसर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब भी इन मैदानों के सहारे बसे हुए हैं। इसी तरह से तटीय मैदान है। तटीय मैदान में जैसे कच्छ प्रायद्वीप है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सभी तटीय मैदान में आते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच के मैदान है, और स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के बीच के भी स्थित है। और वहां नदियां बहती हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, उनके डेल्टा हैं, उन डेल्टा के सहारे ये पूर्व तटीय मैदान बसे हुए हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमने मैदान के बारे में बताया। अब हम इसमें अगर बात करें रेगिस्तान की, इसी मैदानी भाग में, तो भारतीय रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान का लगभग 85% हिस्सा भारत में आता है और शेष राजस्थान में जाता है। शेष तो राजस्थान नहीं, सॉरी, पाकिस्तान में जाता है। और भारतीय रेगिस्तान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.56 4.56% है। थार का ये जो भारतीय रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा राजस्थान में है, कुछ हिस्सा गुजरात में है, कुछ पंजाब और कुछ हरियाणा में स्थित है। रेगिस्तान का भी महत्व है, जैसे हिमालय का महत्व बताया कि सौर और पवन जैसी जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो यहाँ रेगिस्तान में संभव है। कोयला, संगमरमर, जिप्सम, इमारती पत्थर, विविध खनिज पाए जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट होने से रेगिस्तान होते हैं, इसलिए भारत के लिए रणनीति का और विदेश नीति का बड़ा महत्वपूर्ण भाग बनते हैं रेगिस्तान। प्रायद्वीपीय पठार हैं, फिर पठारी क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड के पठार हैं, मालवा के पठार हैं, छोटा नागपुर के पठार हैं, दक्षिण के पठार हैं। बहुत सारे इन पठारों की चर्चा करें तो बहुत विस्तृत। अच्छा, भौगोलिक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, ये भी एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है भारत में। प्रायद्वीपीय पठार जो लगभग त्रिकोण की आकार में है, और ये इनका विस्तार ये समझिए कि उत्तर पश्चिम में दिल्ली रेंज है इनकी, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गिर पर्वतमाला है, दक्षिण में कॉर्डेमम पहाड़ियां हैं। और अधिकांश नदियां इसमें पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। और सिर्फ एक अपवाद है, नदी का एक अपवाद है, विशेष बात है कि नर्मदा ताप्ती नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की हैं, सिर्फ नर्मदा ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और ये प्रायद्वीपीय पठार बड़ा खनिज संपन्न प्रदेश है, और प्रायद्वीपीय पठार के कुछ विभाग भी किए गए हैं, जिसमें पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है। अब मैं इसमें एक पठारी क्षेत्र को ले लूँ, प्रायद्वीपीय पठार का एक जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में बुंदेलखंड पठार आता है, मालवा पठार आता है, दक्कन का पठार आता है, छोटा नागपुर पठार वगैरह आता है। इसमें नदियाँ, चंबल नदी है, काली सिंध है, राणा प्रताप सागर से बहती है। और पर्वत श्रृंखलाएं इस पठार क्षेत्र में भी हैं, जो केंद्रीय उच्च भूमि कहलाती है, ऊंचाई पर है, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। तो देखिए, पर्वत श्रृंखला जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये भारत की बहुत पुरानी वलित सर्कुलर पर्वतमाला है, और गुजरात में पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक अरावली पर्वत श्रृंखला चलती है। एक है विंध्यन पर्वतशाला, विंध्य प्रदेश की पर्वतशाला। ये कई उत्तर की ओर बहने वाली नदियों का इसमें स्रोत है, और वो नदियां सब जाके यमुना से मिलती हैं। और इसकी प्रमुख नदी माही है, और इसका स्थान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा है। एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा के समानांतर पैरेलल चलती है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गुजरात में जो राजपीपला की पहाड़ियां हैं वहां से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली हुई हैं, और प्रमुख हिस्सा मध्य प्रदेश को ये कवर करती हैं। प्रमुख नदियां इसमें नर्मदा और तापी हैं। अब मैं पठार की बात करूं, ये तो पर्वत श्रृंखलाओं की बात की हमने। पठारों की बात करूं, प्रमुख पठार की, तो एक में है मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में है,
और बनास नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे बेड़च, खारी, इनके द्वारा ये गोलाकार मैदान बन जाता है इनसे। एक मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, और नर्मदा नदी दक्षिणी सीमा में इसमें बहती है। और एक त्रिकोण बनता है विंध्य पहाड़ियों के आधार पर विंध्य पहाड़ियों का आधार ले लिया जाए और मालवा पठार ले लिया जाए तो एक त्रिकोण बनता है, और जिसमें अरावली रेंज पश्चिम की ओर आती है, मध्य भारत पठार उत्तर की ओर आता है और बुंदेलखंड में पूर्व आता है। इसी तरह से बहुत सारे पठार हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बुंदेलखंड पठार है, बघेल खंड पठार है, छोटा नागपुर पठार है जो झारखंड में है, काठियावाड़ पठार है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, और दक्कन का पठार है। मोटे तौर पे दक्कन के जो साउथ के पठार हैं वो उसमें महाराष्ट्र पठार है, कर्नाटक पठार है, तेलंगाना पठार है। इसी तरह से पूर्वोत्तर के पठार भी हैं, मेघालय का जिसको पठार कहते हैं। फिर हम घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो हैं वो अरब बेसिन के से संबंधित हैं, और हिमालय के उत्थान के दौरान जब हिमालय बना था, पूर्व और उत्तर पूर्व में प्रायद्वीप के झुकाव से बने हुए पश्चिमी घाट हैं। और यूनेस्को द्वारा इस पश्चिमी घाट को हिमालय से भी पुराना माना गया है, और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है सूची उसमें पश्चिमी घाट का नाम आता है। अच्छा, पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं। उत्तर सह्याद्री है जो तापी घाटी से गोवा के उत्तर तक फैला हुआ है। मध्य सह्याद्री है जो पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं के कटाव से जो अलग हो चुका है वो पश्चिमी ढलान है। और दक्षिणी सह्याद्री है जो पालघाट गैप, जो पलक्कड़ गैप है, उसके द्वारा मुख्य सह्याद्री क्षेत्र श्रेणी से अलग होता है। ये थोड़े से 3 भाग बताए हमने पश्चिमी घाट के। इसी तरह से पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर तक फैला गया है, और यह भारत के पूर्वी तटीय मैदानों के समानांतर पैरेलल फैला हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागढ़ा चोटी, और यहाँ भी कई पहाड़ियां हैं। एक बड़ी मशहूर पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। यहाँ भी घाट मिलते हैं, और चाय बागान कृषि के लिए भी ऊटी हिल स्टेशन है, चाय बागान है। ये इस तरह से पर्यटन की विविधता वाली जगह भी है यहाँ पर। पश्चिमी और पूर्वी घाटी के बीच में अंतर ये है कि पश्चिम घाट तो तापी नदी से कन्याकुमारी तक फैले हैं, और पूर्वी घाटी महानदी घाटी से नीलगिरी के दक्षिण तक फैले हुए हैं। और पश्चिम घाट सतत है, कंटिन्यूअस है, लगातार उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। और पूर्वी घाट जो है वो असतत, मतलब कंटिन्यू नहीं है, उबड़ खाबड़ और निम्न ऊंचाइयों की पहाड़ियों से मिलकर बने हुए हैं। देखिए, पश्चिमी घाट का अगर प्रश्न बनता है तो एक ये बनता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पश्चिमी घाट में, तो वो है अनाई मुड़ी। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जिंदागढ़ा। पश्चिम घाट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां कहते हैं, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां कहते हैं। और पूर्वी घाटी को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे उड़ीसा में इनको मालिया और मृदुगोला कोंडा श्रेणियां कहते हैं, आंध्र प्रदेश में नन्नामलाई और पालकोंडा श्रेणियां कहते हैं, और दक्षिण में भी जावदी, शेवराय, पंचमलाई इस टाइप के नाम हैं। इसमें कुछ दर्रे भी हैं। दक्षिण पठार जो है जिसमें मध्य और दक्षिणी भारत आ जाता है, उसमें कुछ दर्रे हैं। पाल घाट है, पाल घाट कोयम्बटूर और पलक्कड़ केरल के बीच में है। गोरम घाट है, ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है ना, ये पर्वतीय दर्रा है। और
जैसे अंबोली घाट पास है, ये महाराष्ट्र में है। कुंभलदी घाट पास है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। और इस तरह से कुछ दर्रे भी हैं यहाँ के। अब इसी तरह से भारत के भौगोलिक भाग में एक भारत के द्वीप भी आते हैं। जैसे हमने हिमालय की बात की, मैदान भाग की बात की, पठार की बात की, घाटों की बात की, ऐसे ही एक भौगोलिक क्षेत्र का जो वर्गीकरण है भारत का, उसमें भारत के द्वीप भी आते हैं। तो जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और इनकी उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियाई और बर्मा प्लेट के अभिसरण खिसकने से हुई थी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और दक्षिण अंडमान में ये स्थित है। यहाँ ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जैसे उदाहरण बेरंग और नारकोडम द्वीप, जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी तो सब डेड ज्वालामुखी है, लेकिन अगर ये प्रश्न बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो बेरंग और नारकोडम द्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत। एक द्वीप है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसके जो प्रमुख द्वीप हैं उसका नाम मिनिकॉय, केनानोर, इस टाइप के कुछ नाम है। द्वीपों का महत्व देखिए, जैसे हमने हिमालय का महत्व बताया, रेगिस्तान का महत्व बताया, उसी तरह से द्वीपों का क्या महत्व है कि एक तो ये पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, समुद्र जीव की विविधता और वनस्पति मिलती है, और समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ सम जलवायु है, और वाणिज्यिक जहाजों को यहाँ आपातकाल में अगर समुद्र में भटके हैं तो आपातकाल में उनको ईंधन मिल सकता है, विश्राम मिल सकता है। ये सब कुछ भारत का भौगोलिक हमने वर्गीकरण किया। अब हम आते हैं भारत के अपवाह तंत्र पर। देखिए, अपवाह किसको कहते हैं? अपवाह मतलब फ्लो, है ना। तो भारत का जो फ्लो का अपवाह तंत्र है, तो अपवाह की परिभाषा ये है कि निश्चित मार्ग नदी के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। जिस निश्चित मार्ग पर नदी बहती है, उस मार्ग को, प्रवाह को, जो बहती है, प्रवाह बहता है, उसको अपवाह कहा जाता है। और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पूरा नेटवर्क का जो सिस्टम है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। और नदियों और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, उनके द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को, जल निकास जहां से क्षेत्र निकलता है, वो अपवाह बेसिन के रूप में जाना जाता है, उसको बेसिन कहते हैं। तो ये भारत का अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र के कुछ प्रकार हैं, जैसे समतल अपवाह तंत्र है, असंगत या परिणामी अपवाह तंत्र है, वृक्ष के समान अपवाह तंत्र है, समानांतर अपवाह तंत्र है, जालीदार अपवाह तंत्र है, आइडियल जल निकासी पैटर्न है, केंद्राभिमुख जल निकासी पैटर्न है। ये अपवाह तंत्रों के कुछ प्रकार हैं, खाली मैंने नाम बताए। भारत का जो अपवाह तंत्र है वो चूंकि नदियों के कारण है, तो भारत की जो नदी प्रणाली है उसमें एक अपवाह तंत्र तो है हिमालय अपवाह तंत्र, और एक है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। तो स्वाभाविक है कि हिमालय अपवाह तंत्र में गंगा नदी प्रणाली है, सिंधु नदी प्रणाली है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली जो है उसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये नदी आती है। इसमें अगर हम बात करें हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करें, तो हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 प्रमुख हिमालय की नदियां हैं, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। सिंधु की सहायक नदी जो है, नदी के संग सहायक नदी भी होगी, तो सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदी है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। और सिंधु नदी से संबंधित जो प्रमुख नदियां हैं, उसमें चिनाब नदी आती है, झेलम नदी आती है, रावी नदी आती है, सतलज नदी आती है, व्यास नदी आती है। देखिए, सतलज नदी को लाल नदी भी कहते हैं, तो कभी प्रश्न बने कि लाल नदी किसको कहते हैं, तो वो सतलज नदी है। ये कुछ हमने नदियों के नाम बताए। और उसके बाद हम गंगा नदी का जो तंत्र है, गंगा नदी का तंत्र है, उसका उद्गम जो है गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे है, गोमुख है। एक गोमुख बड़ी पवित्र जगह भी है,
ये गंगा नदी तंत्र का उद्गम स्थल है। और ये हरिद्वार से तक आती है, पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती हुई गंगा, और फिर हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, और अंत में जाके भारत के कई सारे स्टेशनों से गुजरती है, अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इलाहाबाद में जाकर गंगा यमुना नदी से मिलती है। तो इलाहाबाद में संगम जो है वो इसी बात का है कि वहाँ इसका गंगा नदी दूसरी नदियों से मिल रही है। इसके अलावा अब हम कुछ बात करें, पंच प्रयाग एक बड़ा भौगोलिक नाम भी है और धार्मिक आस्था का भी नाम है। पंच प्रयाग भारत के भूगोल में 5 स्टेशनों को, 5 जगह को जहाँ नदियां मिलती हैं उनको पंच प्रयाग कहते हैं। गिनिए, नंबर 1 विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। दूसरे नंबर पे नंद प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। तीसरे नंबर पर कर्ण प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और पिंडर मिलती है। चौथे नंबर पर रुद्रप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। और 5वें नंबर पर देव प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी ये गंगा से मिलती है। तो ये कुछ गंगा से जुड़ी हुई नदियों की हमने चर्चा की। बायां तट जो है, बायां तट की जो कुछ सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां, उनका नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोन है, यमुना है। तो ये गंगा तंत्र की हमने बात की। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र भी है। ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र में विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली में है। माजुली में ये प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में जो माजुली स्थान है वहां पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें तिब्बत भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, और जिसमें नदियां पद्मा नदी है, मेघना नदी है, यमुना नदी है। ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र जो है उसका जो उद्गम है, कहाँ से शुरू होता है, वो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला का एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ये ग्लेशियर है, यहाँ से उद्गम है ब्रह्मपुरी नदी तंत्र का। अब प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां बताएं। प्रायद्वीपीय नदियां, गोदावरी है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये नाम भी बड़ा प्रश्न में आने जैसा है कि वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। और ये मध्य भारत में दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कवर करती है, और गोदावरी अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो उद्गम महाबलेश्वर है, और संगम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। अच्छा, जो गोदावरी की हमने बात की थी, गोदावरी का जो उद्गम है वो त्र्यंबकेश्वर है, जो नासिक के पास महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर। और कृष्णा नदी का जो हमने उद्गम बताया वो महाबलेश्वर बताया। ये फिर तीसरी नदी की बात करें, प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भारत में जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और ये इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक जगह है, मैकाल पर्वतमाला में अमरकंटक मध्य प्रदेश, वहां उद्गम है नर्मदा नदी का। इसमें बहने में राज्य कवर होते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और संगम जो होता है इसका वो खंभात की खाड़ी में होता है। तो ये नदियां थी। एक नदी और बताता हूँ, महानदी है। महानदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। और महानदी 2 शब्दों से बना है, महा मतलब महान और नदी मतलब नदी। ये जिन राज्यों से बहती है वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ये महानदी के बारे में था। महानदी का उद्गम जो है वो दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ के
पास है। एक नदी और है कावेरी नदी, ये भी प्रायद्वीपीय नदी है और कावेरी नदी का को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा है। इसका उद्गम जो है कावेरी नदी का तालकावेरी जो है जगह ब्रह्मगिरी रेंज में आता है, चिरांगबला गांव है, कुर्ग की पास है, कर्नाटक में तालकावेरी उद्गम स्थल है और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से बहती है। और एक कावेरी नदी एक डेल्टा और बनाती है, उस डेल्टा को दक्षिण भारत का उद्यान कहते हैं। तो ये नदियां थी। एक नदी और नाम सुन लीजिए, तापी या ताप्ती। ताप्ती भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम जो है वो मुल्ताई, बैतूल जिला है, बैतूल जिला में मुल्ताई एक जगह है मध्य प्रदेश में, वो तापी या ताप्ती का उद्गम स्थल है और ये खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाकर मिलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से गुजरती है। तो हमने अभी जो बताया कि नदियों का प्रभाव और प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की और इसकी नदियों की अलग अलग नाम और उनका उद्गम। नदियों की तरह ही झीलों का भी भारत की भूगोल में बड़ा महत्व है, झीलों का। तो झील देखिए कि झील क्या है, बड़े आकार का एक तरह से जल का सोर्स है, निकाय है, सिस्टम है, बड़े आकार का है और जो एक बेसिन में स्थित होता है उसको झील कहते हैं। और झील भूमि से चारों ओर घिरी होती है और ये महान सागर का हिस्सा नहीं है, समुद्रों का हिस्सा नहीं है और इसलिए लेगून से ही अलग है, लेकिन तालाबों से थोड़ी बड़ी होती है और गहरी होती है। कुछ महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा करें भारत की। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, ताजा पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है। नाम याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। एक सांभर झील है, राजस्थान में है, खारा पानी है और भारत की सबसे बड़ी नमकीन नमक की झील है। नमक की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में है, खारे पानी की। पुष्कर झील है, ताजा पानी राजस्थान में है। लोनार झील है, खारा पानी है, महाराष्ट्र में है। लोकटक झील है, ताजा पानी है, मणिपुर में है। वेम्बनाड झील है, ताजा पानी खारा पानी है, केरला में है। वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, ताजा पानी की है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जल झील जो है वो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। ये भी प्रश्न बन सकता है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील वुलर झील है। इसी तरह से जो हमने अभी वेम्बनाड झील की चर्चा की कि केरल में है ताजा पानी और खारा पानी की, वो भी भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील वेम्बनाड झील है। बहुत सारी झीलें और भी हैं, बहुत सारों की चर्चा हम नहीं करेंगे। और ये जो जल संसाधन है, भारत के जल संसाधन, हमारे रिसोर्सेस, जल संसाधन में पृथ्वी पर जो 97% पानी खारा पानी है और पूरे पृथ्वी पर केवल 3% ही मीठा पानी है और बचा हुआ जो ताजा पानी है वो भूजल या जल वाष्प के रूप में है। इसके बाद मैं लेता हूँ सतही जो जल संसाधन है उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। हमारे पास जो सतह में जल संसाधन है उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। बिल्कुल थोड़ी सी चर्चा है कि सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। सिंधु जल संधि 1960 की, ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पे हस्ताक्षर हुए थे और रावी, सतलुज और व्यास को विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया था। और इस नदी की एक खासियत है कि इसमें सतलुज पर भाखड़ा बांध बना है, व्यास नदी पर पोंग और पंडोह बांध बना है और रावी नदी पर रणजीत सागर बांध बना हुआ है। एक संधि और हुई थी, भारत नेपाल संधि। ये नेपाल संधि महाकाली नदी के एकीकृत विकास पर संधि हुई थी 1996 में। और एक संधि और है भारत बांग्लादेश संधि। इसमें फरक्का में गंगा जल के बंटवारे को लेकर ये संधि होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में और इसको 12 दिसंबर 1996 में
हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये झीलों की चर्चा हुई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत की जलवायु पर। अ, इसको हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में लेंगे कल, अ, भारत की जलवायु को। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।